डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। मैं ऐसा एक डॉक्टर बन गया था जिसको ये विश्वास था मेडिकल साइंस को छोड़ के सारा चीज बकवास है। मेरे दिमाग में एक चीज खुल गया था कि अगर मैं ठीक ट्रीटमेंट कर रहा था तो इस पेशेंट की डेथ कैसे हुई। पूरी मेडिकल साइंस का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गलत रास्ते चल रहा है। उस दिन से मैंने एक काम कर दिया था, कोई भी पेशेंट को मैं दवाई लिखता था, बोल देता था ये दवाई जिंदगी भर भी लोगे ना आप ठीक नहीं होगे। आपको मालूम होना चाहिए हर 10 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। इंडिया में एक दिन में 9,000 लोग मारे जाते हैं हार्ट अटैक से, और ये सालाना 35 लाख लोग मर रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आया, सर कार्डियोलॉजी में ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो रहा है। मैं बोला आप कहाँ देखे प्रोग्रेस? बोला दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, 25 हो गए। मैं बोला अच्छा एक बार बताओ, हार्ट के मरीज तो कम होते जा रहे हैं? नहीं, मरीज तो बढ़ते ही जा रहा है। तो सर आपकी ये किताब आई हृदय रोग से मुक्ति, इज इट इवन पॉसिबल या सर जोक करते हैं? आज हमारे पास लाखों मरीज लेके चल रहे हैं। ओके। और वो मरीज को जिनको कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने बोला वह कल तक मर जाओगे, अब घर नहीं पहुंचोगे, आज उनको 25-25 साल निकाल रहे हैं। तो सर मतलब कि इट इज पॉसिबल कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स हो सकती है। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत बीमारियां हैं जिनसे हम डरते हैं, डर के जीते हैं, लेकिन उन्हीं बीमारियों में से सबसे घातक है हार्ट अटैक। हमें डराया जाता है, हमें कहा जाता है इसका तो कोई इलाज नहीं है। हमारे आज के ऑथर हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी, जो कि एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, और उन्होंने उस प्रैक्टिस को छोड़कर लाइफस्टाइल मेडिसिन को अपनाया। एलोपैथी के मास्टर और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मेडिसिन के भी गुरु। जानते हैं उनकी किताब के बारे में, हृदय रोग से मुक्ति। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि हार्ट अटैक से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से हम सर्जरी से बच सकते हैं, हार्ट को किस तरह से हम प्रोटेक्टेड रख सकते हैं सिंपल प्रैक्टिसेस से। बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर। आप जैसे एक जाने माने डॉक्टर, और मैं तो कहूँगी कि आप विश्व विख्यात होने ही वाले हैं। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने लाइफ में ये शिफ्ट किया है। आप पहले थे नॉर्मल मेडिकल डॉक्टर, आपकी अपनी एम्बिशंस होंगी उस पॉइंट पर। आज आप एक डॉक्टर हैं, पूरे वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं, लेकिन आप लाइफस्टाइल की तरफ आपने सर ये शिफ्ट कैसे हुआ? देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं तो मैं जब डॉक्टर बना जी, MBBS हो गया, तो मैं ऐसा एक डॉक्टर बन गया था जिसको ये विश्वास था मेडिकल साइंस को छोड़ के सारा चीज बकवास है। बस मेडिकल साइंस सच है। और कोई भी चीज सच कब ध्यान में आ जाता है, जब आप पक्के हो कि ये पक्का है। अच्छा, पक्का हम लोग को कैसे किया जाता है? हम जब डेड बॉडी को काटते हैं फर्स्ट ईयर में, तो एक किताब दिया जाता है कि ये किताब देखो और डेड बॉडी काट काट के चेक करो कहाँ पे क्या क्या है, और जो जो किताब में होता है वो मिलता है डेड बॉडी में, तो मन में भरोसा हो जाता है कि किताब सही है। उसके बाद फिर हम लोग को एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि देखो ये दवाई दोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा। तो फ्रॉग को काटते थे, उसका हार्ट को जिंदा रख के उसमें दवाई डालते थे और हार्ट की स्पीड बढ़ जाती थी। ये दवाई दोगे हार्ट रेट कम हो जाएगा। वो बीटा ब्लॉकर देते थे, हार्ट रेट कम होता। मतलब आंख से देख लिया तो सच्चाई है पक्की। बिल्कुल। फिर हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हमें इंटर्नशिप और उस वक्त ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो इसको मलेरिया हुआ है, ये दवाई दो और देखो ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन ठीक हो गया। तो एक मैं ऐसा डॉक्टर बन गया था जिसको कॉन्फिडेंस थी मेडिकल साइंस में कहीं गड़बड़ है ही नहीं, 100% पक्की, 100% एक्यूरेट है। और ऐसा डॉक्टर बन के मैं कलकत्ता से दिल्ली आया और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहाँ पे जूनियर रेसिडेंट कार्डियोलॉजी। वहाँ पे एक घटना ऐसे घटी जो मेरी ज़िंदगी बदल गई। हार्ट का डॉक्टर बनना चाहता था नेचुरली, उसलिए वहाँ पे हमने रेसिडेंसी ली। एक पेशेंट आए हमारे OPD में, उसको हार्ट की बीमारी थी, चलता था, छाती में दर्द होती थी। हमने डायग्नोसिस की, पक्की हो गई कि हार्ट की बीमारी ही है। और अल्टीमेटली उनको जो उस वक्त होती थी, उस वक्त बाईपास एंजियोप्लास्टी थी, पॉपुलर नहीं थी, दवाइयाँ लिखा जाता था। मैंने दवाई लिख दी 6 गोली, और मैंने उनको बोला ये गोलियाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक रहोगे। 1 महीने बाद आके बोलता सर आप कमाल के डॉक्टर हो, और आपका जिस दिन से दवाई लिया उस दिन से तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हो गया। अच्छा, हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था हार्ट की बीमारी में दवाई बंद मत करना, अगर ठीक है तो भी चालू रखना। तो मैंने बोला ये दवाइयाँ खाते रहिए, फिर 1 महीने बाद मिलो। फिर आके मिलता है, बोलता है अब दर्द होने लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, एक दवाई बढ़ा दिया, 9 टैबलेट दे दी।
थोड़े दिन बाद उसको फिर तकलीफ हुआ 12 टैबलेट दे दी, थोड़े दिन बाद तकलीफ हुआ 15 दे दी, और उसके बाद जो सबसे खराब हार्ट के पेशेंट के संग हो सकता था उसके साथ हुआ. ही गॉट अ हार्ट अटैक, एडमिटेड इन द सेम ICU वेयर आई वाज वर्किंग. जब मैंने रियलाइज किया है तो अपना ही पेशेंट है, और उस वक्त सारे बड़े बड़े डॉक्टर आ गए थे, हंड्रेड्स ऑफ इंजेक्शंस उनको दिया, ऑक्सीजन दिया, उनको कोई भी चीज़ कमी नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक दी गई, एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड. डेथ सर्टिफिकेट बनाया, उनको दे दिया. रिश्तेदारों को बोला भाई हमने कोशिश किया था, उन्होंने बोला हम लोग सेटिस्फाइड है, हम देख रहे थे 2500 डॉक्टर मिलके कोशिश कर रहे हैं, तो वी हैव डन आवर जॉब, दे लेफ्ट. उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज़ खुल गया था कि अगर मैं ठीक ट्रीटमेंट कर रहा था तो इस पेशेंट की डेथ कैसे हुई. होना ही नहीं चाहिए था अगर मेरा ट्रीटमेंट ठीक था. तो सोचते सोचते सडनली आई रियलाइज्ड कि ये पूरा ट्रीटमेंट हो ही कहाँ रहा था. वो आदमी का खाना पीना गलत था, वो सिगरेट स्मोकर था, ओवरवेट था, और ये सब की वजह से उसकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी, और मैंने इसको रोका ही नहीं. और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि पूरी मेडिकल साइंस का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गलत रास्ते चल रहा है. वो बीमारी के जड़ को सोच ही नहीं रहा है, वो दवाई दे रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो सर्जरी कर दे रहा है. बस उस दिन से मेरे नाम दिमाग में अटक गई थी कि ये बात सही नहीं हो रहा है. अच्छा, अब इसको वैलिडेट कैसे करूं? मैं अपने बॉस के पास पहुंच गया. मैं बोला सर मुझे आपसे बहुत सीरियस बात डिस्कस करना है. बोले बिमल मैं जानता हूँ एक पेशेंट की डेथ होगी, होता रहता है यार, ऐसे क्या होता है इससे, यू आर वेरी अपसेट बिकॉज. मैं बोला सर मैं पेशेंट के लिए अपसेट नहीं हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट लोग के लिए अपसेट हूँ. तो क्या बोलना चाहते हो? तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज. बीमारी बढ़ती जा रही है. बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट है? मैं तो छोटे से ही सीखा था या तो बीमारी ठीक हो जाए और कम से कम रोक भी दिया जाए तब तो ट्रीटमेंट है, और ये बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है कार्डियोलॉजी में. उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल. मैं बोला सर एग्जैक्टली ये तो लग रहा है. बोलता बिमल तुम बहुत छोटे से डॉक्टर हो, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को क्वेश्चन करने लगे हो. मैं उनको बोला सर एक बार बताइए, वो आदमी गलत बोलता पेशेंट क्या खाएगा नहीं खाएगा हमारा हेडेक नहीं है. अच्छा. वो उनका हेडेक है, हम दवाई दी, हमारा जॉब खत्म. मैं बोला सर चलो ठीक है मान जाते हो, वो गलत खाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी, तो मेरे पास वापस आएगा तो मैं क्या करूँ? बोला दवाई बढ़ा देना. मैं बोला फिर आएगा, बोला और बढ़ा देना. मैं बोला फिर हार्ट अटैक होगा तो बोला भर्ती कर लेना. मैं बोला डेथ हो जाए तो बस सर्टिफिकेट देना, सरकार ने अलाउ किया हुआ है. बस उस दिन मेरा दिमाग चेंज हो गया. मैंने सर को बोला, मैं बोला सर मैं समझा नहीं. बोला देखो यू हैव टू मेंड योर सेल्फ, यू कांट चेंज द सिस्टम, तो आप अपने आप को बदल डालो. पर मैं नहीं बदल पाया. उस दिन से मैंने एक काम कर दिया था, कोई भी पेशेंट को मैं दवाई लिखता था, बोल देता था ये दवाई जिंदगी भर भी लोगे ना आप ठीक नहीं होगे. और अगर ठीक होना चाहते हो कल से वॉकिंग चालू करो, खाने में तेल घी बंद करो, मीट बंद करो, सिगरेट स्मोकिंग बंद करो, वजन कम करो. नाउ दिस इज द बिगिनिंग. मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे विमल क्या कर रहा है, टाइम क्यों खराब कर रहा है, इतना गप करते हैं पेशेंट के साथ. अरे मैं 2 मिनट में उसको पेशेंट को दवाई लिख के ख़त्म कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ. बोला ठीक तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम एक पोस्टपोन कर रहे हो बीमारी को, और बीमारी अंदर बढ़ रहा है. आप वॉल्केनो को ऊपर से बंद करके रखोगे एक दिन फटेगा, उस दिन हार्ट अटैक में मारा जाएगा. तो ये मेडिकल साइंस का जो सिस्टम है वो गलत रास्ते चल रहा है, और यही रिजल्ट है कि पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं. तो इसलिए मेरे को लगता है ये पूरा जो आज एलोपैथी की सिस्टम बनी है वो कुछ गलत रास्ते चल रही है. बीमारी को जड़ को सॉल्व नहीं करने, वो ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं. भाई कचरा डालते रहो, मैं प्लम्बिंग का जॉब कर दूंगा, स्टेंट लगा दूंगा, एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, और मैं नया ट्यूब लगा दूंगा, बाईपास कर दूंगा. पर बीमारी जड़ कहाँ हटी, और जड़ नहीं हटाएंगे फिर लग जाएगा. कल ही मैंने एक पेशेंट देखा 10 स्टेंट 12-15 स्टेंट लगा चुका था ऑलरेडी. तो ऐसे तो लगाते जाओ, कितने बार सफाई करा लो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू लुक एट द रीज़न. और वो मैं देखने लग गया. बस वही अलग हो गया. मेडिकल साइंस बोलता है भाई हम रीज़न उतना नहीं देखते हैं, हम तो ऊपर से सॉल्व कर देते हैं, और वो टेम्पोरेरी सोल्यूशन में लोग कर रहे हैं क्योंकि इंस्टेंट हो जाता है. पर हम बोलते हैं कि मेडिकल साइंस को रख लो, साथ में अपने को भी जोड़ लो. तो इसलिए हमने अपने संस्था का नाम रखा साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग. मेडिकल साइंस की अच्छाइयों को ले लो और आर्ट ऑफ लिविंग को भी ले लो. उसमें योग, मेडिटेशन वो भी यूज़ कर रहे हैं, खान पीन, रहन सहन, कुकिंग मेथड्स, और उसके संग रिलैक्सेशन करना. और मेडिकल साइंस से हमने सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी इनको निकाल दिया हमारे ट्रीटमेंट से. हमने बोला हाँ एट द मोस्ट हम दवाई यूज़ करेंगे, पर वो भी ये कोशिश रहेगा कि दवाइयाँ विड्रॉ हो जाए. एक बार हो सकता है इमरजेंसी में यूज़ करना पड़े, बट अल्टीमेटली हम चाहते हैं दवाइयाँ कम हो, लाइफस्टाइल से इम्प्रूवमेंट हो जाए, और हमारी बॉडी एक हीलर है, अपने आप को हील कर सकता है. आज मेरे हाथ में स्क्रैच कर दीजिए और एक मर्सिडीज़ गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, 10 दिन बाद वो स्क्रैच मर्सिडीज़ का रह जाएगा, ये गायब हो जाएगी. तो यार किसने ठीक कर लिया? अरे बॉडी हील करता है तो फिर करा लो हील. कोई ऐसी मशीन नहीं है वर्ल्ड में जो अपने आप को ठीक कर सकता है, और हमारी बॉडी कर सकती है, तो हम उसको यूज़ करते हैं.
जी, सही, बहुत सुंदर बात आपने बोली। बड़ी सुंदर कुछ बातें, इनफैक्ट सारी बातें बड़ी सुंदर लग रही थी। बट मोस्टली कि साइंस सिर्फ़ एक ऊपर से प्लम्बर का काम कर रही है। जहाँ से पानी लीक हो रहा है वहाँ पे आप ल बैंड-एड लगा दो जाके। हाँ। बट आप उसका कारण नहीं देख रहे। तो सर, आपकी ये किताब आई हृदय रोग से मुक्ति। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि क्या ये इज़ इट इवन पॉसिबल, या सर जोक करते हैं और या सर बस ऐसे ही कह देते हैं और बस पीएमसी वालों ने बुला लिया है? नहीं, एक बात बताऊँ, आज हमारे पास लाखों-लाखों मरीज़ लेके चल रहे हैं ओके। और वो मरीज़ को जिनको कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने बोला हुआ कल तक मर जाओगे, अब घर नहीं पहुँचोगे। आज उनको 25-25 साल निकाल रहे हैं हम, 30 साल निकाल रहे हैं और एक नहीं है, लाखों-लाखों में है। और अब तो हमने ऐसा कर दिया कि मेरी किताबों से, मेरी वीडियोज़ से हर आदमी तक बात पहुँच जाए। तो मैं ये सोचता हूँ लाखों-लाखों लोगों का ज़िंदगी हम बचा रहे हैं और हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेज के सारे कारणों को उनको समझा देते हैं। अगर फैट की सप्लाई दे रहे थे, वो जम रहा था, सप्लाई बंद करो। कुदरत ने जितनी हमें ज़रूरत है फैट, वो अनजाने में डाल के रखा है। रोटी, चावल, सब्जी, दाल, फ्रूट सब में थोड़ी-थोड़ी तेल होती है, हमारी ज़रूरत उतने में पूरी होती है। अलग से जो ऊपर से डालते हैं उसको बंद कर दो। जो गलत कर रहे हो उसको बंद करो। वॉक करो, एक्सरसाइज़ करो, मेडिटेट करो, स्ट्रेस को कम करो। ये तो नेचुरल वे है। तो अगर ये किया जाए, बस ये है कि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा-आधा करो, आधे-आधे से काम नहीं होगा। आधा करने से क्या होता है, हार्ट के पेशेंट को एक तो उसको लगता है मैंने किया और रिजल्ट नहीं आता है। तो ये आधा का ही मेन प्रॉब्लम है। एक्यूरेसी इज़ द मेन थिंग। जैसे मैं बोलता हूँ, हज़ारों लोग, स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देते हैं, 1-2 ही फर्स्ट आ पाता है, क्यों? सबके पास 100 मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो एक्यूरेट है। वो जो पद्धति है वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। मेरे पास श्रेय रहा, मेरा फ़ायदा रहा, मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर, तो मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज हमारे पास है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर कहाँ क्या, ये नॉलेज है। उधर हमने योग की ट्रेनिंग ली, हमने मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली, तो मैंने दोनों को एमलगमेट कर दिया और उससे क्या हो गया, एक एक्यूरेसी आ गई। तो हम लोग बोलते हैं हार्ट की बीमारी के 14 कारण हैं और 14 के 14 को ही रोकोगे तो सिर्फ ब्लॉकेज रुकेगा नहीं, ब्लॉकेज रिवर्स होगा। बॉडी को फैट नहीं मिलेगी, वो अंदर फैट जमा हुआ है, आप उसको यूटिलाइज करने लग गए तो अपनी ब्लॉकेज कम होने लगी। तो ये जब ब्लॉकेज कम होगी तो हृदय रोग से मुक्ति तो होगा। तो आज ये हृदय रोग से मुक्ति को अजीबा नहीं माना जाता है। मैं अभी अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करके आया, वो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। अब आज वो लोग बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल की बात करो, वो बोल रहे हैं योग करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस कम करो। हम लोग करेंगे उसको फॉलो, पर अभी हम लोग उन्हीं के वो बाईपास एंजियोप्लास्टी को रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं और हम अभी भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये चक्र घूम रहा है अब धीरे-धीरे। अब ये फेवर में आ रहा है कि बीमारी के जड़ को ही हटाया जाए और वही हमारी क्रक्स है। आज हमारी फैलाव इसलिए हो रही है कि लोग बोल रहे हैं, लॉजिकल बात बोल रहे हो आप, फैट जम रही है, आप फैट सप्लाई बंद कर रहे हो, इसमें एबनॉर्मल क्या बात है? और टेस्ट तो वहीं का वही है। तो हम लोग जो कुकिंग की मेथड सिखाते हैं उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हज़ारों आइटम है। लोग बोलते हैं ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। मैं बोला चालू क्या-क्या किया वो गिन लेते हैं। हज़ारों आइटम खिला रहे हैं। तो रिवर्सल पॉसिबल है, एक्यूरेसी ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ी बहुत एलोपैथी की दवाइयाँ भी हम यूज़ करना चाहेंगे इनिशियली, बिकॉज़ एक बार उसको हार्ट अटैक से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई एडवांस स्टेज में है तो उसको रोकना है और जो शुरुआत के स्टेज में उसको तो प्रिवेंशन करना, उसको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। राइट। सर, अभी आपने कुछ कुछ मोटी मोटी टर्म्स यूज़ करी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एनजीओज, ऑल द एनजीओज। सो एनजियोग्राफी, प्लास्टी, जो भी आपने सर टर्म्स यूज़ करी उनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, उसके लिए पहले शुरू थोड़ा-सा आपको मैं समझाऊँ ये हार्ट की बीमारी है क्या? यस। आज इंडिया का सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा किलर है। आपको मालूम होना चाहिए हर 10 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। इंडिया में एक दिन में 9,000 लोग मारे जाते हैं हार्ट अटैक से और ये सालाना 35 लाख लोग मर रहे हैं। पूरे इंडिया में 1 करोड़ लोगों का मौत होती है, उसमें से 35 लाख हार्ट से। अब इस बीमारी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से? हमारे खुद के तरफ से। जो फैट हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो अंदर जम रहा है और अंदर से अपने आप को चोक करके मार रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, कालिदास जिस डाली में बैठा था उसी को ही काट रहा था। हम यही कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है। अच्छा, डॉक्टर्स जो इसको मालूम है वो दे नहीं रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलता है मेरा हेडेक ही नहीं है, हेल्थ के बारे में मैं सिखाता ही नहीं हूँ। आज आप सोचिए, ताजमहल किसने बनाया? सबको मालूम है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? किसी को नहीं मालूम। अब ताजमहल किसने बनाया, उससे हमें क्या लाइफ में देना? कोलेस्ट्रॉल हर दिन का काम है, बट लोगों को मालूम नहीं कोलेस्ट्रॉल किस खाने में होता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। हार्ट की बीमारी में होती क्या है?
हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, छोटा सा होता है 300 ग्राम का, इसको पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम है। अच्छा, खुद को ऑक्सीजन चाहिए तो खुद के लिए 3 ट्यूब मिलती है और उनके अंदर चर्बी जम के चोक हो जाती है, और वो ब्लॉकेज जब तक 70-80% ना हो, जब तक कोई तकलीफ भी नहीं होती है, तो अनजाने में बीमारी बढ़ती है। कभी दांत की दर्द हो जाए, आप 4 घंटे में हॉस्पिटल में होंगे, कहीं घुटने में दर्द हो 2 दिन में हॉस्पिटल में हो, हार्ट में 40 साल तक ब्लॉकेज बढ़ता रहता, पता ही नहीं चलता, तकलीफ नहीं होती है, आदमी सोचता है मैं तो ठीक ही हूँ। जिस दिन तकलीफ होती है तो 80 ब्लॉकेज, 70 ब्लॉकेज या 100 ब्लॉकेज के बाद पता चलता है। 100 ब्लॉकेज को बोलते हैं हार्ट अटैक और 70-80 को बोलते हैं एंजाइना। तो हार्ट का पेशेंट 2 ही तकलीफ लेके आता है। जब उसकी ब्लॉकेज 80 के ऊपर आने लगती है, तब पेशेंट बोलता है मुझे चलने में, दौड़ने में, छाती में दर्द आती है, सांस फूल जाती है, चोकिंग होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है। तो इसका मतलब 70-80% से ब्लॉकेज हो गया ज़्यादा। और कुछ लोग आते हैं हार्ट अटैक लेके, जब वो ब्लॉकेज बढ़ती है तो उसके 2 दीवार है, एक दीवार बड़ा स्ट्रांग है, एक थोड़ा कमज़ोर है। वो कमज़ोर दीवार बढ़ता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है, एक दिन वो दीवार फट जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीमल मेम्ब्रेन। वो जैसे ही फटती है वहाँ से केमिकल निकल के क्लॉट बना देती है, खून का थक्का। तो 80 ब्लॉक था और खून का थक्का 20 को बंद कर दिया, 100 ब्लॉक हो गया, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट का पेशेंट 2 तरह से हमारे पास आता है, एक हार्ट अटैक करके जब 100 ब्लॉक हो जाता है, उस दिन उसको बैठे-बैठे दर्द होती है, बैठे-बैठे सांस फूलती है। और जब एंजाइना होता है, सब 80 के ऊपर ब्लॉकेज जाती है, तब पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, सांस फूलना है, छाती में दर्द होती है, वो हाथ में चली जाती है। नाउ दीज आर सिम्टम्स। अब जब हार्ट का पेशेंट हमारे पास आएगा ही 80% के बाद, तो अब उसको हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं, आपका हार्ट अटैक होने में 2 मिनट बाकी है। जबकि किसी को नहीं मालूम होता है कब हार्ट अटैक होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेम्ब्रेन कब फटेगा तो फिर केमिकल आके क्लॉट बनाएगा। कोई मेरे पास आता है 90 ब्लॉकेज है, चलने में, बाथरूम जाने में दर्द हो रही है, एंजाइना हो रहा है, पर अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ। इसका मतलब मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रांग है, 90 में भी नहीं फटा। और कोई आता है 50 ब्लॉकेज थी, उसी में हार्ट अटैक हो गया। मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम, तो इसलिए कभी कोई को ना बोलें कि कल हार्ट अटैक हो सकता है, 2 मिनट बाद हार्ट अटैक हो सकता है। वो एक जुमला यूज़ करते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल से घर नहीं पहुँच सकते, आप कभी भी मर सकते हो। इस तरह की जो डायलॉग होते हैं वो गलत होता है, उससे पेशेंट स्केयर हो जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, और पैनिक में डिसीजन गलत ही करता है आदमी, फिर वो ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देता है। जबकि लॉजिकली आदमी सोचे कि सर ये हुआ है ना ब्लॉकेज, तो इसका कारण बताओ, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ये लॉजिक है। पर पैनिक के वक्त लॉजिक गायब हो जाता है, फिर जो मन में आता वही करवा लेते हैं डॉक्टर। तो मैं लोगों को बोलता हूँ पैनिक में मत जाओ, ये ब्लॉकेज बनी है। आज एक आदमी को 60 साल में हार्ट की बीमारी पता चला, 80% ब्लॉक है। उसका ब्लॉकेज शुरू हुआ 20 साल की उम्र में, तो ये 40 साल में 80 ब्लॉक हुए, पर ईयर 2-2% बढ़ा रहे थे आप। 1 साल पहले भी तो ब्लॉकेज थी। और आप देखेंगे ब्लॉकेज का नंबर जो होता है वो 70, 80, 90 ही होता है। ये राउंडेड ऑफ फिगर्स है, पक्के फिगर नहीं होता। अगर पक्के होता 77.32, 81.91 लिखते, 70, 80, 90 मतलब अंदाजन बोल रहे हैं। पर ये बात पक्का बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक होने में 2 मिनट बाकी है। ये जानबूझ के बोला जाता है टू क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन, कि ऑपरेशन के लिए हाँ आ जाए। मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता पैनिक में मत जाओ, लॉजिक सोचो, बीमारी है, कल भी थी, 1 महीना पहले भी था, अब ब्लॉकेज बढ़ाना बंद करो, बढ़ाओगे तो हार्ट अटैक होगा। तो ब्लॉकेज के कारण को ढूंढ लेते हैं। कारण में क्या है, जो चीज़ जम रही है और जो जमने वाले को स्पीड अप कर रही है और जो रिवर्स करने में मदद कर रहा है। तो जो जम रही है वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट। उन फैट की सप्लाई बंद कर दो। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सा खाने में, ट्राइग्लिसराइड वो सिखाते हैं। उसके साथ हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग या टोबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये ब्लॉकेज को बढ़ाने का स्पीड अप करता है। जैसे एक आदमी को 60 साल में हार्ट अटैक होना है, अगर उसका बीपी रहेगा तो 55 में हो जाएगा, उसके संग शुगर रहेगा तो 50 में हो जाएगा। मतलब दे डोंट एक्चुअली ब्लॉक, दे स्पीड अप द ब्लॉकिंग प्रोसेस। तो जब हार्ट का पेशेंट को हम समझाते हैं, बोलते दो तो फैट की सप्लाई बंद कर दो, और लीवर कुछ बना रहा है तो उसको कम कर लेते हैं, कुछ दवाइयाँ यूज़ करना कर लेंगे। साथ में ये जो स्पीड अप आइटम्स है उनको रोको, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिवर्स करता है उसमें योगा आती है, उसमें वॉकिंग आती है, उसमें ज़ीरो ऑयल का खाना आता है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आता है। जो नेचर ने हमें दिया है, मैं बोलता हूँ वो खाओ, और उसमें फैट को अवॉइड करो, जो एबनॉर्मल फूड है उसको अवॉइड करो, और उसके संग जो कारण है उनको हटाओ, और ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो आपको हार्ट अटैक होगी नहीं, और ब्लॉकेज रिवर्स करने लगोगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और लोगों ने ये बात समझा, लॉजिक समझी, एंड आज यही रिजल्ट है कि आज हमारे पास करोड़ों लोग जुड़ गए हैं हमारे संग। आज हमारी किताबें 10 लैंग्वेज में पब्लिश हुई है।
ये किताब हिंदी में आप देख रहे हैं, इसका इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अच्छा। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाल, हर लैंग्वेज में निकल चुका है। आज मेरी कुक बुक्स मिलियंस में जा रहे हैं। तो आज मैंने ये देखा है कि हार्ट की बीमारी का हर को डर है, हर परिवार जुड़ा हुआ है। आज इंडिया में अगर इतने लोग मर रहे हैं तो हर परिवार जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कोई ना कोई परिवार का आदमी को हार्ट का बीमारी हुआ है और हर कोई कंसर्न्ड है। हर कोई सुनना चाहता है कि सर इसकी रियल सॉल्यूशन बताओ, और वो कोई हॉस्पिटल बोलने तैयार नहीं, बोलते ये बता दो तो कोई ऑपरेशन नहीं कराएगा। तो सिस्टम खराब हो चुका है, पर हमें देखना है अपना भला। आज आप सोच के देखिए, हार्ट के पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं। ये मेडिकल साइंस के लिए सक्सेस नहीं है, फेलियर है। जब मेडिकल साइंस के होते हुए भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, देखिए पोलियो में पेशेंट खत्म हो गए, ये मेडिकल साइंस की सक्सेस है। स्मॉल पॉक्स में खत्म हो गए, सक्सेस है। हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, इसको सक्सेस कैसे मान लूं? ये तो पूरा एग्जाम्पल ऑफ फेलियर है। मेरे पास एक आदमी आया, सर कार्डियोलॉजी में ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो रहा है। मैं बोला आप कहाँ देखे प्रोग्रेस? बोला दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, 25 हो गए। हर बिल्डिंग हॉस्पिटल के लंबे चौड़े हो रहे हैं। मैं बोला अच्छा एक बार बताओ, हार्ट के मरीज तो कम होते जा रहे हैं? नहीं, मरीज तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला मरीज बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। उन मरीजों से चंद पैसा इकट्ठा करके अगर हॉस्पिटल बन जाए तो वो सक्सेस की बात नहीं है। हम लोग गलत तरीके से देखना सीख गए। हॉस्पिटल बिल्डिंग सोच के सोचते हैं अच्छा ट्रीटमेंट होगा, बट एक्चुअल देखा जाए, लॉजिक को पूछेंगे तो ट्रीटमेंट जो सही होना चाहिए वो है नेचर की तरफ का। वो होना चाहिए योग, मेडिटेशन, खान पीन, रहन सहन, इसको बदल के। तो इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज और इसको लाइफस्टाइल से क्योर करना पड़ेगा। आप ब्लॉकेजिंग नहीं रोकोगे, बाईपास करो फिर रीब्लॉक हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी करो फिर रीब्लॉक हो जाएगी। तो बाईपास में क्या करते हैं, जो ट्यूब ब्लॉक है उसके साइड में एक पैर से ट्यूब काट के जोड़ देते हैं या कहीं से और काट के जोड़ देते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, प्लम्बिंग जॉब है, क्योंकि ब्लॉकेज को साइड में हटा के एक बीच में स्प्रिंग लगा दो कि वापस ना आ सके। तो एक रिपेयर कर रहे हो आप और उसके लिए लाखों रुपए ले रहे हो। ये एंजियोप्लास्टी में एक बहुत बड़ी सी आई वुड से काइंड ऑफ क्राइम हुई थी। ये एक स्टेंट जो स्प्रिंग लगाने की बात कर रहे हैं, वो होता है कुछ चंद 2-4 हज़ार की चीज, उसको 2 लाख में बेचा जा रहा था। हर कोई को स्टेंट लगाओ 2 लाख है, एक स्टेंट 2 लाख, 2 स्टेंट 4 लाख, लगाने का 10,000। सरकार को समझ आ गई 2017 में, हमारे यहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया कि इंडिया में कोई भी स्टेंट 30,000 से ऊपर आप बेच नहीं सकते हो। अब देखिए, जो चीज़ 2 लाख में बेच रहे थे, सरकार ने लिमिट लगा ली 30,000। तो इसका मतलब 1,70,000 जो था वो हर दिन हर पेशेंट से लिया जाता था एक्स्ट्रा। सरकार ने जिस दिन बैन लगाई, कार्डियोलॉजिस्ट ने एक और नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं है, स्टेंट का 30,000, लगाने का 2 लाख लूंगा। तो ये प्रोसेस ऐसा बन गया, और वो 2 लाख लेने के लिए डराना होता है पेशेंट्स को, वो गलत बात है। एनीवे, देखिए अपना काम ये नहीं है कि गलत है या कहीं है, हमें ये है कि हर मरीज तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि बीमारी के जड़ को देखो और जड़ को सॉल्व करो, बीमारी अपने आप साफ होगी। सर, इसमें ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये टर्म्स यूज़ करी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। लोगों को शायद इसके बीच में डिफरेंस भी नहीं मालूम। ये टर्म्स, कोलेस्ट्रॉल तो फिर भी सुना हुआ है, बट ट्राइग्लिसराइड्स तो क्या है, किस बात से हो जाता है? तो सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये 2 तरह की फैट है, दोनों डिपॉजिट करते हैं। आप कभी भी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो पहला नाम होगा कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड होगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड होती है तेल, कोई भी तरह का तेल हो, चाहे वो सनफ्लावर का हो, चाहे कनोला का हो, चाहे वो उसका ऑलिव ऑयल का हो, या कोई भी ऑयल हो, वो सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड है। ये जमती है, ब्लॉकेज बनाती है। अगर आप कोई के किचन में चले जाओ जहाँ पे तेल इस्तेमाल होता है, और जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाओ तो चिप चिप करता रहता है, वो तेल है। वो हमारे हार्ट में भी जमती है, तो उसका सप्लाई कैसे हम दे दें? और लकीली तेल में टेस्ट भी नहीं होता है। आप तेल में उंगली डाल के जीभ में लगाओ, टेस्ट ही नहीं है, तो डाल क्यों रहे? गलत फहमी में डल रहा है। ये माना जाता है तेल से ही मसाले को भुना जाता है, हमने पानी से भुनना चालू कर दिया और वही का वही टेस्ट है। भाई मसालों का टेस्ट है, मैं नमक हटा लेता हूँ, आप टेस्ट ला के दिखाओ, मैं मिर्च हटा देता हूँ, टेस्ट ला के दिखाओ। तो मसाले से हमारी दुश्मनी नहीं है, मसाला नुकसान नहीं करता है। इंडियन स्पाइसेस आर मोस्ट हेल्थीएस्ट स्पाइसेस। yes. तो आप स्पाइस यूज करो, मसाले यूज करो, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया सब यूज करो, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब काम का चीज़ है। पर उसमें जो तेल डालते हैं उसको बंद कर दो। तो हमने 1000 रेसिपीज बना दी बिना तेल के, और सेम टू सेम टेस्ट है। लोगों को आगे क्या होता था, तेल नहीं तो मसाले नहीं, तो फिर उबला हुआ खाओ।
तो हार्ट का पेशेंट डरता था मैं उबला हुआ नहीं खाऊंगा भाई कुछ भी हो जाए। हमने उसके हजारों रेसिपीज बना दी। तो ये ट्राइग्लिसराइड हो गया तेल। और तेल जिससे बनता है, तेल आया कहाँ से? अरे भाई नट्स है और सीड्स है। नट्स और सीड जो है उसको निचोड़ के हमने तेल निकाला, जबकि वो हर नट हर सीड से एक पेड़ बनने वाला था। आपने कभी सुना होगा सीड कैपिटल बिजनेस में देते हैं। सीड मतलब क्या? जो एनर्जी का सोर्स है वो शुरुआत की एनर्जी होती है। तो हर सीड में कुछ एनर्जी होती है जिससे नया पेड़ बन सके। हमने पेड़ को तो छोड़ दिया और सीड को निकाल के उसका एनर्जी जो है तेल, उसको कंसेंट्रेट करके खाना बनाने लग गए और उसको खाते रहे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ट्राइग्लिसराइड में तेल है और नट्स है और सीड्स है, ये नहीं खाना चाहिए। और दूसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है और भी खतरनाक, वो होता है नॉनवेज खाने में। तो जितने तरह के मीट है, चाहे चिकन हो, चाहे फिश हो, चाहे कोई भी एनिमल फूड हो, वो हार्ट के लिए बहुत नुकसान करता है। और एनिमल में फिर आप देखेंगे तो दूध भी है, डेयरी भी है, तो हम लोग वो भी मना करते हैं। और दूध अगर लेना भी है तो पूरी मलाई निकालो, उसका पूरा फैट निकाल दो। फैट से ही प्रॉब्लम है, दूध के अंदर बाकी चीज़ें वो काम की है, तो फैट निकाल दो। तो स्किम्ड मिल्क लेते हैं। तो अगर ये दो को निकाल दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद और ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई बंद। खाने में हजारों वेराइटीज। तो मैं बोलता हूँ आपको कोई चेंज है ही नहीं, आपके लाइफ में सेम टू सेम खाना रहेगा। लोगों की धारणा थोड़ी सी गलत हो गई। जैसे क्या होता है, बंगाली आता है, उसको मैं बोला भाई तेल मत लेना, बोलता ठीक है आपका देख लिया मैं तेल छोड़ दूंगा। फिर मैं बोलता मछली मत लेना, एनिमल फूड है, बोलता मर जाऊंगा। मैं बोलता अगर खाओगे तो पक्का मरोगे। तो मेरे पास 2 मिनट बाद आके पूछता सर आप खाते हो मछली? मैं बोला नहीं खाता हूँ। बोलता हो आपके लाइफ में खुशी आएगी कहाँ से? एक साइकोलॉजी बन गया। नेक्स्ट दिन मैं मारवाड़ी मिला, मैं उसको बोला मछली मत खाना, बोलता 1 लाख रुपया देगा तो भी नहीं खाऊंगा। फिर उसको मैं बोला घी मत खाना, बोला घी बिना तो रोटी उतरे ही को नहीं। उसको घी का दिमाग में बैठ गया है। पंजाबी मिलता है, बोलता है सब चीज़ छोड़ दूंगा, 1 पैक देना, 2 पैक दे देना मेरे को। अच्छा हरियाणी में मिलता है, बोलता है भैंस की दूध चाहिए मुझे, बस उसके बिना मेरी ज़िंदगी खत्म है। ये साइकोलॉजी बन गई है। मैं बोलता हूँ आपको हजारों वैरायटी दे रहा हूँ, बिना तेल के बनेगी, उसमें ट्राइग्लिसराइड नहीं होगी। और गॉड ने जो इनविजिबल खाना दिया है, आपको मालूम है रोटी में 1% तेल है, दाल में 1.5%, 2%, 3% तक तेल है, आपको चावल में तेल है, हर सब्जी फ्रूट्स में जो इनेट तेल है वो हमारे लिए बहुत है। अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है। आज देखिए महामारी हो गई है तेल जम जम के और कोलेस्ट्रॉल जम जम के। हाँ, इंडिया में एक और टेंडेंसी है कि हमारी लीवर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड डबल बनाती है। ऐसे सिर्फ बहुत हम सारे लोगों लोग में ही हैं। है? नहीं, हर जगह है। इंडिया में ये माना जाता है 80% लोग ऐसे हैं जिनकी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डबल बनती है, और ये जेनेटिक केसेस होते हैं। इन सच केसेस हम दवाई को तब यूज़ करते हैं जब खाना पीना से भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें कोलेस्ट्रॉल की एक रेंज बनाया हुआ 130 से 200, ये नॉर्मल रेंज मानते हैं। हम लोग 129 मान के चलते हैं रेंज। भाई बेस्ट से अच्छा बोलूँगा ना। ये एक सिंपल सी लॉजिक लोगों को मैं समझाता हूँ। ये पेन मुझे खरीदना है, मैंने अपने आदमी को भेजा, मैं बोला देखना ये पेन लेके आना बाजार से, और जाते वक्त बोला 2-3 दुकान चेक कर लेना। उसने मेरे को फ़ोन करा, सर 130 का भी मिल रहा है, 150 का भी मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, किससे खरीदूं? अरे यार इसमें लॉजिक है, 130 वाले से बार्गेनिंग कर लेना। नाउ दिस इज व्हाट आई टेल माय हार्ट पेशेंट्स की कोलेस्ट्रॉल की रेंज का लोएस्ट देखना, हाईएस्ट देखना बंद कर दो। जब लोएस्ट देखोगे तब आप बीमारी को सॉल्व कर पाओगे। तो कोलेस्ट्रॉल को लोएस्ट लाओ, ट्राइग्लिसराइड को लोएस्ट लाओ। बॉडी के पास फैट नहीं रहेगा, वो अंदर से निकाल लेगा, और जो जम चुके उसको निकाल लो। अरे बैंक डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, वही जमा किया था निकाल लिया, तो ये क्यों नहीं निकाल सकते हो? तो सिंपल सी लॉजिक है। मैं लोग पूछते ऐसे कैसे रिवर्स हो जाएगा? अरे बॉडी करेगा यार। आज आपने देखा है हड्डी कैल्शियम से बना होता है, अब बाहर से कैल्शियम बंद कर दो, बॉडी अंदर से यूज कर लेता है हड्डी को, हड्डी कमजोर पड़ जाता है। बोलो कैल्शियम क्या है? नहीं ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। मैं बोला हिंदी में बताओ इसका मतलब क्या है? बोला वो उससे कैल्शियम बॉडी निकाल चुका। मैं बोला वही तो हम कर रहे हैं, फैट की सप्लाई बंद कर रहे हैं, लोएस्ट में ला के रख दे रहे हैं, बॉडी अंदर से नहीं यूज करेगा। ये कौन सा एबनॉर्मल बात हुई? हाँ ये लॉजिक समझ आ रहा है। तो नाउ दिस इज व्हाट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों को पहचानो, दोनों को लोएस्ट लेवल में रखना है। कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम। ये 2 आइटम एक्चुअली जमती है। ब्लड प्रेशर नहीं जमती है, शुगर नहीं जमती है, स्मोकिंग नहीं जमती है, स्ट्रेस नहीं जमती है, जमती है फैट। इनको मदद ही लोग कर देते हैं, लोग स्पीड अप कर देता है वो लोग, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट की बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल है, और लोगों को अंडरस्टैंड करना है स्ट्रेस कैसे कम होता है, तो वो हम लोग सिखाते हैं। सर स्ट्रेस आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस, आई थिंक स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर ऑल्सो इन द वर्ल्ड।
तो मतलब स्ट्रेस के बारे में बात सब लोग करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है दैट पीपल डोंट नो। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्ट्रेस को हम लोग बहुत सिंपल सा मानते हैं। जी। पहले तो स्ट्रेस होना कितना चाहिए, होता क्या है? हम्म, कुछ मेजर भी होता जब है भी सर? हाँ, स्ट्रेस का मेजरमेंट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ओके। स्ट्रेस है क्या, वो समझते हैं, जो मैं चाहता हूँ उसका ऑपोजिट होना, ये हो गया स्ट्रेस। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे हर चीज होता जाए तो स्ट्रेस है ही नहीं, और मैं जैसा चाहता हूँ उसका ठीक उल्टा होने लगे तो स्ट्रेस बन जाती है। और जितना सारे दिन में चाहते रहो और उसके संग ऑपोजिट होता रहे, उतना टेंशन बनेगा। आपको मालूम है कितना चीज हम चाहते हैं सुबह से शाम तक में? 50,000 चीजें, हर चीज चाहते हैं हम लोग। क्यों? हर का दिमाग चलता रहता कंटिन्यूअस, ये चाहिए, ये चाहिए, इतने बजे पहुंचना चाहिए, और नहीं पहुंचे टेंशन हो गई। ये कपड़े चाहिए, नहीं मिला, टेंशन हो गई। ऐसा गर्मी चाहिए, अच्छा खाना खाने में इतना नमक चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो टेंशन होगी, कम हो गया तो टेंशन हो गई। इतना चीनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया, मीठी हो गई ज़्यादा चाय तो टेंशन। मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े टेंशन हम 24 घंटा बनाते रहते हैं। जहाँ मैचिंग नहीं हुई वहाँ पे टेंशन चालू। और जैसे ही हमारे ब्रेन को अपोजिट दिखने लगता है कि मेरा बात नहीं चल रहा है, तो वो कुछ केमिकल निकालता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। और वो एड्रेनालिन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हमारा शुगर बढ़ा देता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने लगता है, और वो ब्लॉकेज बनाने में सबसे बड़ा हक हो जाता है। और स्ट्रेस का मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम क्या है कि इसको मेजर नहीं कर सकते, तो मेडिकल साइंस की बात ही नहीं करता है। जबकि हार्ट की बीमारी का मेजर रीजन स्ट्रेस है। हमने 14 कारण बोला, उसमें से कम 10-11 को स्ट्रेस कंट्रोल करता है। अच्छा। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये सारा स्ट्रेस से भी कंट्रोल्ड है। प्लस हमारा स्मोकिंग स्ट्रेस से कंट्रोल है, हमारा खाना पीना में कितनी झंझट है वो भी स्ट्रेस से कंट्रोल है। जब स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए, आपको जो खिलाओ खा लोगे। स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होगा तो हर चीज में ऑब्जेक्ट होगा। स्ट्रेस होगा, आप नींद से उठोगे नहीं, वॉकिंग नहीं करोगे। स्ट्रेस होगा, नींद कम हो जाएगी। तो हार्ट की बीमारी का जो जड़ है वो स्ट्रेस से हर जगह से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को, हम उनको योग करवाते हैं, उसके संग खाने का तो हम करवाते हैं बिना ऑयल का खाना। तो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ये जो आप 10-14 कॉजेज बता रहे हैं, उसमें से हम कितनों को पर पूरा हम 10 काम कर मिनिमम 10 को हम 10 कंट्रोल कर लेंगे 14 अगर आप में से। मेडिटेशन हाँ, अगर करते हैं तो? मेडिटेशन करते हैं, आपकी स्मोकिंग टोबैको बंद होती है, आपकी ब्लड प्रेशर कम होती है, शुगर कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होती है, ट्राइग्लिसराइड एचडीएल बढ़ती है, उसके संग आपकी हैबिट चेंज होती है, तो आप वॉक करते हो, आप अच्छा नींद लेते हो ना। ये सारे इफेक्ट है स्ट्रेस कम होने का मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन तो हम लोग रिकमेंड कर ही रहे हैं। हम बोलते हैं हर मरीज को मैंने कंपलसरी किया हुआ है। आज हमारी सक्सेस का मेन वो है कि हम उनका स्ट्रेस कम करवाते हैं। यस। मरीज जब आता है तो एकदम डर डर के आता है कि हम्म। मरने वाला हूँ, परिवार डरा हुआ होता है। जब वो मिलते हैं तो आधा टेंशन वहीं पे खत्म करवा देते हैं हम लोग। बोले डरो मत, हो गया जो हो गया। अब तक बढ़ा रहे थे, अब बढ़ा रहे थे तो हार्ट अटैक होना ही था, अब बढ़ाना मत, घटाना है। मेडिकल साइंस को मेड इजी कर देते हैं हम लोग, उसको समझाते हैं पूरी बात। जब वो समझ जाता है, बोलता है यार ये तो ठीक बोल रहे हो आप, लॉजिक तो ठीक लग रहा है, खाने में फैट सप्लाई बंद कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अगर टेस्ट, हम उनको खिलाते हैं खाना, उनको खिलाते हैं। हमारी देहरादून में रिसोर्ट है जहाँ पे हम एडमिट कर लेते हैं। मैं बोलता किस हस्बैंड वाइफ नाम दोनों से आ है जाओ। सर आपका हमारे resort? साउल के नाम से, अच्छा, साइंस एंड साउल आर्ट के ऑफ नाम से। लिविंग। हाँ। हमने उसमें साउल एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं। आ जाओ, 40 दिन मेरे संग बैठो, लवली। हर दिन खाना, हर दिन 0 ऑयल का खिलाऊंगा, अलग अलग खिलाऊंगा। हमने 50 दिन की मेनू बना दी है। ओह वाओ। 50 दिन अलग ब्रेकफास्ट, अलग लंच, अलग डिनर। तो हम उनको खाना खिलाते हैं, उनको योगा कराते हैं, उनको मेडिटेशन कराते हैं, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और उसके संग हम लोग एक ईसीपी करके ट्रीटमेंट होता है वो कराते हैं, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। इट वर्क्स सो वेल। हमारी आज 98% सक्सेस है, इसलिए है कि हम लोग उसको बहुत एक्यूरेटली कर रहे हैं। जी। तो सर मतलब कि इट इज़ पॉसिबल कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज कम रिवर्स हो हो सकती है सकती है। एकदम। ये प्रूवन है। डॉक्टर डीन ऑर्निस करके मेडिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिकन, जिन्होंने मेडिकल साइंस को प्रूव करके दिखा के दिया। ये पहले की एंजियोग्राफी भैया, ये आपकी एंजियोग्राफी, और आप देख लो कितनी रिवर्स हो रही है। और ये कब एक्सेप्टेंस होता है? जब वर्ल्ड की लीडिंग जर्नल्स, मेडिकल जर्नल इसको पब्लिश करता है विद द ऑल द प्रूफ। तो डीन ऑर्निस की जो सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की जर्नल है, लैंसेट में पब्लिश हुआ,
जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उनके जर्नल में पब्लिश हुई कि ये रिवर्सल संभव है। उन्होंने बोला कि मॉडरेट चेंज नहीं चाहिए, मुझे पूरा चेंज चाहिए। हर चीज़ अगर ठीक कर लोगे तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं और घटेगी। और वो एंजियोग्राफी करा करा के दिखा के दिए थे। तो प्रूफ में कहीं कमी नहीं है। कोई डॉक्टर कोई भी जगह जाके नहीं बोल सकता रिवर्सल नहीं संभव है। बोलते हैं वैसे वो लोग जानबूझ के बोलते हैं कि क्यों हम अपना बात खराब करें। बट रिवर्सल इज 100% पॉसिबल। जब वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जर्नल में पब्लिश होती है, बुक्स में आ जाती है, तो इट्स अ प्रूवन प्रोसेस। तो सर मतलब आपका मतलब इनपुट चेंज करो, आउटपुट चेंज हो जाएगी। अपने आप होगी। लवली। बस वो इनपुट पूरी होनी चाहिए, हाँ, हाफ हार्टेड नहीं होना yes, चाहिए। लोग yes. आते मेरे पास, सर मेरा ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। मैं बोला जो कंट्रोल है उसको नहीं गिनाओ, जो नहीं है उसको गिना लो। तब बोलते हैं हाँ सर सिगरेट तो पीता था, हाँ सर एक्सरसाइज तो नहीं करता था, हाँ सर मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था। मैं बोला देखो जो गड़बड़ है उसको सीख लो, जो ठीक है वो तो मानते हैं। सर मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा वजन नॉर्मल है। मैं बोला मान गए यार, जो ठीक है वो तो है ही है, जो गड़बड़ है उसको ठीक करना है। नाउ दिस इज हाउ वी अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच है। लोगों को नेक्स्ट डे से रिजल्ट मिलना चालू होता है। हार्ट का पेशेंट को जब तक रिजल्ट नहीं आएगी वो घबराएगा, उसको टेंशन रहेगी। जब वो चलने लगता है, 1-1 घंटा चलने लग जाता है हमारे रिसोर्ट में रह के, तब बोलता है सर ये तो हो रहा है, और फिर खुश हो जाता है। कल ही मेरे एक पेशेंट था, उनका 15% पंपिंग हो गई थी, 30 हो गया। अब वो बड़ा खुश, सर मेरा 30 हो गया। मैं बोला तो जान आ गई मेरी लाइफ में। सो इट्स लाइक दैट, इट वर्क्स। तो सर ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, आपके कोलेस्ट्रॉल हो गया, सो यू अकॉर्डिंग टू यू ये आप इसके बिल्कुल आप टोटली उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, ब्लॉकेज बनने 40 साल लगी है। यस। एक आदमी को 60 साल में। तो ये मत समझ लीजिए 2-4 दिन में ख़त्म होने वाली है। पर जिस दिन ब्लॉकेज रुक जाए उस दिन से हार्ट अटैक के चांस खत्म है, क्योंकि अब मेम्ब्रेन स्ट्रेच नहीं हो रहा है। और जब कम हो जाए तो आप सोच लीजिए, नोट की गड्डी में नोट घुसाना बंद नहीं किया आपने, नोट निकाल ली तो रबर बैंड ढीली हो गई तो फटेगा ही नहीं कभी। तो अगर आप 10%, 5%, 2% भी ब्लॉकेज कम होते हो तो हार्ट अटैक के चांस खत्म है। नाउ दैट इज द फर्स्ट थिंग कि पेशेंट को एश्योर्ड होना कि मैं बचा रहूंगा, जिंदगी मेरी खतरे में नहीं है। जो हॉस्पिटल से एक बार घूम के आता है उनको ये खतरा बता दिया जाता है कि आपका खतरा है। ऐसा नहीं कि खतरा नहीं होता, अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो खतरा है। खतरा नहीं है ये भी नहीं बोल रहा हूँ, पर खतरे के पहले उसका सोल्यूशन बताओ आप कि सको ये करोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगी। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हमें तो भाई देखो उस चीज़ से पैसे मिलते हैं, हम उसको करते हैं। तो नाउ दैट आई बिलीव इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो व्हाट वी कैन डू इज मेडिकल साइंस के डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो, और ये अमेरिका में हो रहा है। अभी मैं जिस कॉन्फ्रेंस में गया था वहाँ पे 4,500 डॉक्टर्स थे। तो वो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो लोग ये मान रहे हैं कि लाइफस्टाइल ठीक कर लूँगा तो ये दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, ये ऑपरेशन के खर्चे कम हो जाएंगे, और सरकार उनको इनकरेज कर रहा है। तो इट्स गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन विच हैज़ टू बी रेक्टिफाइड, और सावल इज द आंसर। डीन ऑर्निस एक चीज़ बताते थे, बोलते जब सिस्टम नया लाओ तो मेडिकल साइंस पहला काम बोलता है ये संभव ही नहीं है, बेकार है, ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल बात कर रहे हो आप, हो ही नहीं सकता रिवर्सल। राइट। फिर जब प्रूफ आता है कि भाई ये देखो हो गया, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है, हो तो सकता है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, पीपल कैन नॉट डू इट। जब लाखों लोग करने लग जाता है, जब इसको हमने इजी कर दिया, अब वो क्या बोलेंगे थोड़े दिन बाद, अरे वो डॉक्टर चार्जर तो दिखाई चुके हैं, तो इसमें नया कोई बात है क्या, बताओ। नाउ दिस इज हाउ द एक्सेप्टेंस कम्स। इट्स नॉट दैट कोई सर्टिफाई करके देगा कि हाँ बहुत अच्छे वो। जब लाखों करोड़ों लोग इसको फॉलो करने लगे, आज हमारी यूट्यूब चैनल में हर दिन 1 मिलियन व्यूज हो रहे हैं। आज हमारी कोई वीडियो 500 मिलियन वायरल जा रहा है। तो ये इसलिए जा रहा है कि लोगों को लॉजिक समझ आ रहा है, और लोगों तक समझ आ जाए और लोग उसको फॉलो करें, तो ये बहुत कुछ हो सकता है। मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट लिया हूँ, मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड पुण्य हार्ट फाउंडेशन। तो ये पुण्य का एक बड़ा स्टोरी है। ये स्टोरी है कि एक आदमी 60 साल का हो जाता है और उसके फ्रेंड का डेथ हो जाता है। तो उसके दिमाग में आ जाता है कि इसका मतलब मेरा भी टाइम आ गया, अब जाने की वक्त आ गई। फिर वो सोचता है चलो जाऊंगा तो सही, जाना तो सबको है, प्लानिंग करता हूँ। एंड सडनली वो रियलाइज़ करता है कि जो धन, पैसा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बड़ा दुख हो जाता है कि इतने कष्ट करके तो इतना इकट्ठा किया, अब एंजॉय करूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा तो बेकार हो गया सब। बड़ा दुख हो जाता है उसको।
फिर उसका पॉजिटिव माइंड क्या बोलता है कि ये काम करते हैं, ये सारा ऊपर ले चलते हैं, वहाँ एंजॉय कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो वहाँ कर लेंगे। अब वो जाके लोगों से बात करते रहता है, इसको ऊपर कैसे ले जाए, बोलते सब बोलते पागल हो गया, और एक खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, बोलता नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ तरीका होगा। अब 2-4 साल निकल जाता, कोई मिल ही नहीं रहा है उसको सोल्यूशन देने। फिर एक फ़कीर मिल जाता है, उसको भी ये बोलता है कि ऐसे ऐसे हमें सब ले, बोलते इसमें कौन सी बात है, करवा देता हूँ तुम्हारा सारा ट्रांसफ़र। बोलता कैसे करा दोगे? बोलता अमेरिका गए हो? बोलता खूब गया हूँ। बोला डॉलर कहाँ से लाते हो? बोलता रुपीज़ देके डॉलर ले लेता हूँ, एक्सचेंज कर लेता हूँ। बोले इंग्लैंड गए? बोला एक्सचेंज करके पाउंड स्टर्लिंग लेता हूँ। दुबई? बोला दिरहम ले लेता हूँ। बोला ऊपर ही चलेगी नहीं तेरी करेंसी। बोलता फिर? बोलता इसको खर्चा करके पुण्य इकट्ठा कर और साथ में ले जाना, दिस इज़ द करेंसी ऑफ हेवन। तो हमने ये बोला कि पुण्य करने का मतलब है कि इतने लोगों को हेल्प करो कि वो पुण्य का, तो इसलिए हमने संस्था का नाम रखा पुण्य हार्ट फाउंडेशन। बहुत खूबसूरत। और इसमें हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि हार्ट की बीमारी होती कैसे है। उसमें स्टोरीज होगा, एक फैमिली में लोग गलत खा रहे हैं, फिर उसका हार्ट अटैक हुआ। एक जगह स्मोकिंग वोकिंग कर रहे हैं, उसको हार्ट अटैक हुआ। एक जगह कोई है ही नहीं, खाली फैमिली हिस्ट्री है, उसकी कोलेस्ट्रॉल हाई थी, वो बोला अरे मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ और हार्ट अटैक हो गया। एक की डायबिटीज़, ब्लड पे। तो ऐसा 5-6 स्टोरी दे के हार्ट की बीमारी कैसे होती है, फिर उसको करना क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। हमारी एम है इंडिया के 140 करोड़ के एक एक आदमी को ये मूवी दिखाऊंगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगने, फ्री है। यस। और मुझे खाली वॉलेंटियर्स चाहिए जो इस मूवी को ले जा के तो हम लोग ने इंडिया को 767 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बांट रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलेंटियर्स पैदा करेंगे और वो लोग इसको सिस्टमेटिक वे में एक एक गांव को कॉम कर करके वो मूवी दिखाएंगे कि हार्ट की बीमारी क्या है तो समझो, कोलेस्ट्रॉल क्या है तो समझो। नाउ दिस आई वुड फील मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ बच सकती है। और ये इंस्पिरेशन मेरे को मिला फिनलैंड से। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये एक एक आदमी को सिखाया हार्ट की बीमारी, अच्छा। एंड दे रिड्यूस हार्ट अटैक बाय 85%. फिनलैंड वाज हैविंग हाईएस्ट हार्ट अटैक रेट इन होल ऑफ यूरोप, एंड दे चेंज्ड। वहाँ पे एक डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। पहले उन्होंने एक स्टेट में इसको किया, नॉर्थ कैरेलिया प्रोजेक्ट बोलते हैं, अगर आप गूगल करेंगे नॉर्थ कैरेलिया प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में उन्होंने एक एक गांव जा के हर आदमी को सिखाया, एंड दे कुड रिड्यूस द हार्ट अटैक रेट बाय 85%. देन द गवर्नमेंट से पूरे फिनलैंड में इम्प्लीमेंट करो, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू इम्प्लीमेंट। फिनलैंड की टोटल पॉपुलेशन 65 लाख है और हमारे यहाँ पे 140 करोड़ है। तो इट्स अ ह्यूज जॉब, बट आई फील इट विल बी हैपनिंग बिकॉज इसमें कोई का नुकसान नहीं है, और जो फैलाने वाला उसको भी कोई पैसे का खर्चा नहीं करने का जरूरत है। सो दिस इज गोइंग टू वर्क, एंड आई फील योग, मेडिटेशन, ये सब के बारे में उनको समझना पड़ेगा, लोगों को क्या फ़ायदा ला सकता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो सकती है, ट्राइग्लिसराइड कैसे कम हो सकती है, ये हम सिखाएंगे उनको। और मूवी की इंटरेस्ट होने से आदमी मूवी देख के समझ जाए, तो बच्चों भी सीखेंगे, स्कूल में सिखाएंगे, स्कूल में मूवी दिखाएंगे। तो वी हैव प्लान्ड अ बिग वे कि हर आदमी तक ये बात पहुंचा दो। और मैं समझता हूँ हार्ट अटैक का अगर हम 35 लाख को 5 लाख में ले आए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसको बोलते हैं मिशन बीट हार्ट डिसीज। तो सर हम इतनी हार्ट प्रॉब्लम की बात करें, ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आप मुझे ये बताइए सर, आजकल मार्केट में बड़ा बज़ है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का, कि इसका इतना आरपीएम होना चाहिए, इस तेल का सीड्स पे इतना इतना रोटेशन पर मिनट होना चाहिए। तो सर ये इस समय एक ह्यूज इंडस्ट्री है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो तेल है ना, ये आपका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होना ही नहीं चाहिए, ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। और ये जितने तरह के तेल हैं सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड है। सिंपल सी लॉजिक, आप चाहिए पैथोलॉजी लैब में और उनको बोलिए भाई मैं तो सनफ्लावर ऑयल लेता हूँ, तो मेरे को आप लिख के दो आपके ब्लड में इतना सनफ्लावर ऑयल है, वो बोलेगा मैं ट्राइग्लिसराइड लिखूंगा। तो क्यों नहीं सनफ्लावर लिखो आप, सनफ्लावर ऑयल नहीं पता चल जाता है? वो बोलता है कुछ नहीं पता चलता, सारे तेल एक ही होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है। तो आप अच्छा चलो एक काम करो, आप सनफ्लावर ब्रैकेट में लिख दो। बोलता है मैं वो भी नहीं लिख सकता, सारे तेल एक से होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा दूं, मैं पानी पिया एक बॉटल से, उसमें कोई लेवल नहीं था। अब मेरे को पूछा गया सर ये बिस्लेरी है, किनले है, एक्वाफाइन है। मैं बोले यार मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों एक से ही है। तो मैं 3 सब्जी बना दूं, एक सनफ्लावर ऑयल में, एक कनोला ऑयल में, एक ऑलिव ऑयल में, और आपको खा के बताना होगा कौन सा तेल से कौन सा सब्जी बना है। तो कोई नहीं बता पाएगा, ये मेरे कोल्ड प्रेस्ड है, हॉट प्रेस्ड है, जो भी है बोलेगा कुछ नहीं पता चलता। तो ये सब क्या होता है, एक वो आ जाता है बीच बीच में फैड बन जाता है,
ऑलिव ऑयल इज बेस्ट, ऑल ऑयल्स आर इक्वल, सारे ऑयल। हाँ, एक नुकसान करेगा 90, एक करेगा 89, एक करेगा 86। अच्छा, तो बस इतना ही फर्क है। आपको कौन से ऑयल से हार्ट अटैक करना है उसके नाम बोलो, वो खाओ। भाई इसका हार्ट अटैक चाहिए, मुझे कनोला वाला हार्ट अटैक चाहिए, मुझे ऑलिव ऑयल वाला हार्ट अटैक चाहिए, मुझे तो घी वाला हार्ट अटैक चाहिए। घी को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑयल। एक फॉरेनर ने मेरे को पूछा व्हाट इज घी, मैं बोला यार कैसे बताऊं, मैं बोला सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, मैं बोला ये मिल्क ऑयल है। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड। तो ऑयल इज ऑयल, सारे ऑयल एक से हैं, बहुत मामूली फर्क है। उसका जार्गन लेके आप सैचुरेटेड, मोनो, पॉली जितना मर्जी कर लो, सारे ट्राइग्लिसराइड है। आप खाली पैथोलॉजी लैब से लिखा के ला दो मेरे ब्लड में इतना मोनो है, इतना पॉली है, इतना सैचुरेटेड है, तो मैं मान जाऊं। तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। हर ऑयल का टेस्ट ज़ीरो है और वो ऑयल का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो ऑयल आप खा रहे हो वो बना है नया पेड़ बनाने के लिए, और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से। और जो नेचर ने हमें दिया वो पानी है। जब पानी से खाना बन सकता है तो हम तेल से क्यों बनाएं? मतलब क्या हो गया कि जो सही तरीका सरकार में वो हो गया कि भाई एप्लीकेशन दो, रिजल्ट ले लो, काम हो गया आपका। गलत तरीका है कि इसमें रिश्वत दे के काम कराओ। अब रिश्वत चलते चलते ऐसा हो गया कि रिश्वत को नॉर्मल माना जाता है। बोलता है मैंने नॉर्मली करा ली, बोलता है इम्पॉसिबल बात कर रहे हो। अब ये हो गया कि तेल बिना खाना बना ले, बोलते हैं इम्पॉसिबल बात करो। अरे यार, हजारों हजारों आइटम बन रहे हैं और हमारे आज कितने फैमिलीज, लाखों फैमिली हमारे जीरो ऑयल खाना खा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ सारे तेल एक से हैं, कोई फर्क नहीं होता। ये कोल्ड प्रेस्ड हो और ऑलिव ऑयल हो और कोई ऑयल हो, सारे ट्राइग्लिसराइड है एंड ऑल आर गोइंग टू लीड टू हार्ट प्रॉब्लम एंड ऑल हैज सिमिलर कैलोरीज। वो भी वजन भी बढ़ाएगा वो। तो सर आप ऑयल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है खाना बनाना बिना तेल के। हालाँकि हमने टेस्ट नहीं किया सर लेकिन आप हमारे साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए कि इज़ इट पॉसिबल टू मेक डिलीशियस फूड सर? देखिए मेरी एक यूट्यूब चैनल है जीरो ऑयल कुकिंग ओके, करके। आप उसमें 1000 रेसिपीज 50 दिन के मेनू हमने बनाई है। 50 दिन का 2-2 ब्रेकफास्ट और कोई रेपिटेशन नहीं है। 50 दिन का लंच, 50 दिन का डिनर और आफ्टरनून स्नैक्स, इतने आइटम हमने बनाई है। अब एक बेस आपको बता दूं, जैसे कोई भी आदमी चाहता है कि सर मुझे बताओ सब्जी कैसे बनाऊं बिना तेल के, आगे हम तेल से बनाते हैं, तो मैं एक बार समझा दूं। हम लोग के तेल में मेजर क्या प्रॉब्लम है। एक महिला को मैंने बोला कि आप एक तेल से खाना बना रहे हो तो बनाओ, तेल ले लो, सब्जी ले लो, मसाले का डब्बा मैं रख लूँगा। बोलता फिर कैसे बनेगा? मैं बोला क्यों, तेल का टेस्ट यूज़ कर लो। बोलता है ही नहीं टेस्ट। मैं बोला फिर मसाला क्यों ऐड कर रहे हो? बड़ी दुविधा में पड़ गई, भाई कैसे समझाऊं। फिर मेरे को समझाई क्या ना, तेल से ना मसाले को भूनते हैं। मैं बोला कौन से वाले? नमक? बोलता है नहीं, नमक तो ऐसे ही डाल सकते। मिर्ची? बोलता नहीं ऐसे ही डाल सकते। फिर किसको भूनते हो? बोला हल्दी, धनिया, जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को भूनना पड़ता है। तो आप पानी से कैसे भून लोगे, मेरे को पूछ रही। मैं बोला चलो मैं बताता हूँ पानी से कैसे भूनना है। आप पहले कढ़ाई गर्म कर लिए और उसमें जीरा डाल दिए, जीरा को भून लिए। जैसे जीरा कड़कने लगा, ब्राउन होने लगा, उसमें आपने प्याज डाल दिया। अब वो जलेगा नहीं, प्याज में चिपक जाएगा। प्याज में जितना पानी है उसको भूनते जाइए। प्याज का पानी जब खत्म हो जाए तो वो ब्राउन होने लग जाएगा, सिकने लगेगा। जब वो चिपकने लगे तो आधी चम्मच पानी देकर उसको भिगो दीजिए, फिर भूनते रहिए। जब ये प्याज भून जाए तो प्याज को इकट्ठा कीजिए और प्याज के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अगर कढ़ाई में जलेंगे सब जल जाएगा, तो प्याज के ऊपर डाल दीजिए सारे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सारा डाल दीजिए और उसको भूनना चालू कीजिए। पानी का छींटा देते जाइए। 2-3-4 मिनट में वो भी मसाला भूनते रहेगा। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दीजिए। अब बाहर से पानी की ज़रूरत नहीं है, टमाटर का पानी खत्म होने लगे। जब पूरी टमाटर भून जाए तो आप, अब जो ये ग्रेवी बन गई, इसको आप खाली देखिए, हल्दी का स्वाद कच्चा है पक्का है। अगर हल्दी पक गई है तो स्मेल भी आ जाएगा, खा के स्वाद भी। अब आपका मसाले तैयार है। अब इसमें पानी डालिए, उसको बॉईल कीजिए, उसमें सारा सब्जी डालिए, उसको ढक दीजिए और स्टीम कर लीजिए। एग्जैक्टली सेम टू सेम सब्जी बनेगा। एक बूंद भी तेल नहीं, मसाले पूरे हैं और स्वाद वही का वही है, कलर वही का वही है। लोग बोलते तेल का कलर, में बोला तेल का कलर है ही नहीं। आप दिखाओ हमको, तेल दिखाओ कौन सा कलर है इसमें। मिर्ची का कलर है, हल्दी का कलर है, वो तो मैं डाल ही रहा हूँ। तो ऑल द फूड विल बी सेम, एग्जैक्टली सेम खाना आप आज जाके बनाइए एंड यू विल फाइंड इट सो गुड। ये जो कुकिंग का भी वीडियो मेरी एक वायरल हुई थी, ये ही कुकिंग बना के दिखाया गया था एंड इट हैज़ डन 50 करोड़ व्यूज़। वाओ! तो आप ये समझ लीजिए लोगों के अंदर इसकी ज़रूरत है और लोग रियलाइज़ कर चुके हैं कि ऐसा बन सकता है, तो बेस्ट हो जाएगा। हुँ। हर वाइफ चाहती है मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक ना हो, तो वो कर रही है एफर्ट, पर उसको बताने वाला तो कोई हो, कैसे बनेगा? बोल दूं जीरो ऑयल का, अच्छा जीरो ऑयल बोलने से क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है मालूम है? मैं इतना डालूंगी। एक हस्बैंड को समझाया नहीं डालना,
तो वाइफ को जाके बोल दिया कल से मेरे खाने में एक बूंद भी तेल नहीं होगा। वाइफ बोलती है मैं इतना डालूंगी, उसको मालूम नहीं हो तो छोटे से ही सीखी है कि तेल डालना है, कम डाल देंगे। हस्बैंड बोलता है नो, बोलता अच्छा इतना डालूंगी, नो अच्छा इतनी सी डालो। हस्बैंड बोलता है नो, तो गुस्से से बोलती है फिर उबला हुआ खा लो। उबला हुआ मतलब क्या, उसमें मसाले होंगे नहीं तो टेस्ट कहाँ से आएगी। तो मुझे उबला हुआ नहीं चाहिए, मुझे मसालेदार चाहिए, सेम टू सेम टेस्ट चाहिए, सेम टू सेम कलर चाहिए, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हर सब्जी बना रहे हैं, ग्रेवी वाली, नॉन ग्रेवी वाली, दालें, आप कोई चीज़ नाम करो, हम हर चीज़ बना रहे हैं। आजकल हम पूड़ी बनाने लगे, गोलगप्पा बनाने लगे, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े, सब पानी से बनाते हैं, ओवन में, माइक्रोवेव्स में, और हॉट एयर ओवन्स में, और एयर फ्रायर से कितनी चीज़ें बन रही है आजकल। तो सर एयर फ्रायर पर मैं आ रही थी एक्चुअली कि एयर फ्रायर की कुकिंग, इज इट हेल्दी कुकिंग? कोई दिक्कत नहीं, हवा ही तो है, गर्म हवा है, आप ऊपर से सेक रहे हो उसको, कोई हवा में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बेसिकली हीट करना है और उसको हीट से वो पक जाता है, तो हमें उतना ही तो चाहिए, उसको क्रिस्प बना दिया। जी सर, ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है You कि must आपका चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स भी आने वाला है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, अभी जोमेटो स्विगी लोग से बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे करके ये 0 ऑयल का खाना आप घर घर पहुंचा दो। लवली। इट कैन हैपन, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। सर और सेम टू सेम, अच्छा पैसे कम लगते हैं, अच्छा तेल का पैसा बच गया ना हाँ। पूरा। तेल तो बहुत महंगा होता है, अननेसेसरी। एक तो महंगा चीज खरीदो और खुद के हाथ से खुद मरो। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन को करके, और ज्ञान चक्षु आपने हमारे खोले कुछ हद तक, और हम इसको कर्म चक्षु में भी ट्रांसलेट करें। आई होप कि हम इसको अपनी लाइफ में भी अमल करना शुरू करें। हर के लाइफ को ये टच करता है। यस। हर इंडियन, हर वर्ल्ड के एक एक कोने में, आज पूरे दुनिया भर में हर जगह हार्ट की बीमारी नंबर 1 है। हर जगह ये बात पहुंचनी चाहिए। हम लोग इसके लिए ऐप बना रहे हैं कि आप ऐप में हर चीज़ भरते जाओ और आपको दिखता जाएगा। हम लोग वजन कम करने का एक ऐप बना रहे हैं, इसका नाम है जादू ऐप। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो मैं समझता हूँ इतने लोगों को असर करेगा। और हम लोग नेचर की तरफ जा रहे हैं। हम अभी कुछ सामान बना रहे हैं जो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी बेस हो, और एलोपैथी नहीं यूज़ करके, हम उसको यूज़ करके डायबिटीज़ कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। तो पहले नेचर, बाद में केमिकल। यस जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ दोबारा जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी के साथ। हमने जाना किस तरह से हम हृदय रोग से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से 0 ऑयल कुकिंग से भी आप स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला अभी आगे बाकी है, और भी बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में।